नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कौमी सलामती का आज फिर इजलास हुआ और ये के बाद 2 इजलास कौमी सलामती का हुआ है और इसके साथ साथ कोर कमांडर की 2 दिन मीटिंग भी हुई इसी हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वक्त जो सूरत हाल है मौजूदा पाकिस्तान के हवाले से। 2022 जो पाकिस्तान का साल रहा वो बहुत ही तकलीफ दह साल रहा और इसमें मुआशी दहशतगर्दी और जो सिक्योरिटी दहशतगर्दी है, ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी इस वक्त बॉर्डर्स पे है, उसको बहुत तेज़ी से परवान चढ़ी है और इस सिलसिले में कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। एक तरफ बॉर्डर से करेंसी स्मगलिंग की बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि बहुत बड़ी तादाद में करेंसी स्मगलिंग हो रही है और अफ़गान जो हैं वो काफ़ी हैवी अमाउंट देकर पाकिस्तान से जो डॉलर्स हैं उसको ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान की सरज़मीन पर दहशतगर्दी के मुतवातिर हमले जारी हैं। इस मौके पे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने जिस तरह का कौमी सलामती का इजलास हुआ, आज उसका दूसरा दौर था और जहां उसमें चंद अहम बातें जो सामने आई वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। एक तो ये कि स्मगलिंग, चाहे वो किसी भी किस्म की स्मगलिंग हो और जो ख़ास तौर पर करेंसी की स्मगलिंग हो रही है, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रोका जाएगा। बहुत ही अहम एजेंडा है ये पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि समाजी और मुआशी तरक्की के लिए हर रास्ते इख्तियार किए जाएं और तरक्की को, जो मुआशी और समाजी तरक्की है, इसको तेज़ किया जाए तमाम लेवल पर। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि कौमी सलामती के ऊपर ना किसी किस्म का समझौता किया जाएगा, ना कोई तफरीक की जाएगी दहशतगर्दों को सामने रखते हुए। बिला इम्तियाज़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये चंद बातें थी। इसके अलावा और भी बातें हुई हैं। हमारे साथ जो बहुत ही अहम गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ कराऊंगा, लेकिन पॉइंट मेरे कुछ और भी हैं। को अफ़गान पॉलिसी जो थी वो हमारी आया उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है या नहीं है। दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। मुआशी मसाइल के हल के लिए हुकूमती तरजीहात नज़र आनी चाहिए, क्या हो रहे हैं। अदलिया और पार्लियामेंट का किरदार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुआशी जब बदहाली पैदा की जा रही हो और इंतशार पैदा किया जा रहा हो मुल्क के अंदर, और पार्लियामेंट का किरदार और अदलिया दोनों का किरदार बहुत अहम हो जाता है। मेरे साथ हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी, चेयरमैन पाकिस्तान कौंसल्स, आपका ये बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब साबिक सेक्रेटरी दिफा, साबिक वज़ीर दिफा, दिफाई तज़कियाकार, बड़ा अहम ओहदा रहा है उनके पास। मोहम्मद मेहदी जो फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स हैं, कॉलम निगार हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और फॉरेन अफेयर्स के लिहाज से मेहदी साहब का नाम बड़ी इज़्ज़त व इफ्तिखार से लिया जाता है। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून इस मौके पे क्या रुझान रखती है। तो मैं आ जाता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब की तरफ। सबसे पहले लोधी साहब, इसकी सीरियसनेस तो ये है कि 2 कौमी सलामती का इजलास हो गया और कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई वो भी 2 दिन चली। तो एलामिया आपके सामने है सर, इसको कैसे देखते हैं जो ये एलामिया जारी हुआ है जनरल लोधी साहब? ये लोधी साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? लोधी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं आ जाता हूँ जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की तरफ। ताहिर अशरफी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर अशरफी साहब, बढ़ती हुई दहशतगर्दी, स्मगलिंग, मुआशी मसाइल,
करेंसी की स्मगलिंग हो रही है, इसके अलावा आपके दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है। और इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो इदारे हैं और हुकूमत है, दोनों मिल के बैठे हैं, 2 दिन इजलास चला है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए डॉक्टर साहब, ये मैं समझता हूँ वक्त की और हालात की बहुत ज़्यादा ज़रूरी बैठक थी, इसलिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इस्लाम में वाहिद मुल्क है जिसने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कौम और फ़ौज ने मिलकर कुर्बानियाँ दी और कामयाबी हासिल की और हमें एक अमन मुयस्सर हुआ। लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर दहशत गर्दी जो है उसने उभरना शुरू कर दिया और अफ़गानिस्तान हमारा भाई है। हमने अंसार मदीना के बाद सबसे बड़ी कुर्बानी पिछली 1450 साल तारीख में पाकिस्तानी कौम ने दी है कि जब हमने अफ़गान मुहाजिरीन को अपने सीने के साथ लगाया और मौजूदा अफ़गान हुकूमत की जो तालिबान की हुकूमत है उसकी भी ना सिर्फ तायीद और हिमायत हम कर रहे हैं बल्कि उनके लिए दुनिया से बातचीत करने के लिए भी पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है। और फिर ऐसा लगा कि वहाँ से वो लोग जो 9/11 के बाद या 2001 के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस थे वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। तो इन सारे हालात के अंदर ज़रूरी था कि हमारी क़यादत, सियासी, अस्करी, हुकूमत, रियासत, मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को के ज़िम्मेदारों को सर जोड़कर बैठना चाहिए था और वो बैठे हैं। जो वक़्त की ज़रूरत थी, जो हालात की ज़रूरत थी, जो कौम चाहती थी, और उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन फैसलों पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान में किसी भी सूरत दोबारा इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी या नफरतें जो हैं वो परवान नहीं चढ़नी चाहिए। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत दाखिली अमन और इस्तेहकाम की है, इसी तरह सियासी इस्तेहकाम की भी है। जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने भी तभी कोई आएगा जब यहाँ अमन होगा या यहाँ सुकून होगा। तो इसलिए आज की ये जो मीटिंग है और उसके जो फैसले अब तक ये एलामिया सामने आया है, ये कौम के जज्बात की तर्जुमानी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ा बरवक्त फैसला किया और कौमी क़यादत जो है, जो हमारी रियासत के ज़िम्मेदारान हैं, उन सब ने मिलकर आज जो फैसले किए हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इसमें हमें क़ुव्वत और ताकत दे और पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम का गहवारा जिस तरह था उसी तरह रहे। एक बात बड़ी वाज़ेह है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कमिटेड है अपने सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के साथ, और वो किसी भी सूरत, और हुकूमत के साथ भी, और वो किसी भी सूरत किसी को भी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी नहीं करने देगी, नहीं फैलाने देगी। हम अपने जवानों को जो शहीद होते हैं, हमारे गाजी जो जख्मी होते हैं, अपने माथे का झूमर समझते हैं, सर का ताज समझते हैं, और यही वो जज्बा है कौम और फौज का जिसने 9/11 के बाद पाकिस्तान को जिस आग में पाकिस्तान जा रहा था उससे बाहर निकला। और 80,000 शुहदा की कुर्बानियां हैं। एक वो वक्त भी था जब हमारे बाजार लहूलुहान थे, हमारी मस्जिदें, इमाम बारगाहें, चर्च, पार्क, लेकिन फिर अब वो वक्त भी है कि पुरअमन और पुरसकून पाकिस्तान है। तो आज का ये इजलास इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए किसी भी सतह पर कोई भी जो है कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा आपसे। मैं आता हूं जनाब, क्योंकि जनरल साहब इस वक्त लाइन पे नहीं है मेरे, जैसे ही होते हैं मैं उनसे सवाल रखता हूं। मोहम्मद मेहदी साहब की तरफ आ जाता हूं। मोहम्मद मेहदी साहब फॉरेन अफेयर्स को भी आपके डील करते हैं, बहुत उनके अहम तरीन इस सिलसिले में कॉलम है और बहुत अहम मीटिंग्स भी उनकी होती है, PMLN से ताल्लुक़ है। कैसे देखते हैं इस वक्त अफ़गान तालिबान जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, और आज दोबारा, हालांकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में उन तालिबान की हुकूमत है जिसको पाकिस्तान ने सियासी, इखलाकी हर तरह से सपोर्ट किया, और उम्मीद की जा रही थी कि अफ़गान तालिबान जब हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो ये बॉर्डर पाकिस्तान के लिए सेफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है।
फिर से दहशतगर्दी परवान चढ़ चुकी है। तहरीक तालिबान और जो बलोच अलहदगी पसंद एलिमेंट्स हैं और दूसरे जो दाइश और दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो उस सरजमीन का, जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है, उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मोहम्मद मेहदी साहब को भी आवाज़ नहीं जा रही है, क्या करूं मैं? मोहम्मद मेहदी साहब, मेरे जैन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। जनरल नईम लोधी बोल रहा हूँ। जनरल नईम लोधी साहब, ये जो मैं आप ही की तरफ आ जाता हूँ। मैंने ये सवाल किया है कि कौमी सलामती के 2 इजलास हो गए और कोर कमांडर की जो 2 मीटिंग्स हुई, और आज जो अलामिया भी जारी हुआ है कि स्मगलिंग रोकी जाएगी, ख़ास तौर पे करेंसी की। इसके अलावा कोई समझौता कौमी सलामती के उस पर नहीं किया जाएगा, बिला इम्तियाज़ दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाएगा। कैसे देखते हैं ये हुकूमत कौमी सलामती के इजलास और जो पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है इसको? जी, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 दिन तक चला हो। आपने देखा होगा अक्सर एक ही दिन में खत्म हो जाता है। और फिर आपने ये भी नोट किया होगा कि जब बहुत अहम बातें करनी हो तो फिर ये वीकेंड वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके बावजूद 2 दिन का दरम्यान में वक्फा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। वक्फा मेरा ख्याल इसलिए हुआ कि पहले दिन जो सवाल उठाए गए वो इतने गंभीर थे कि उसके लिए शायद तैयारी की जरूरत थी, और जो प्रेजेंटेशन होनी थी उसके लिए तैयारी दी गई। साहब डार साहब को भी तैयारी दी गई होगी, और आर्मी की तरफ से ये जो इसका सिक्योरिटी वाला मामला है इसके लिए भी तैयारी की, क्योंकि यही 2 मेन सवाल उठाए हैं। सीक्वेंस अगर आप देखें जो अलामिया का है, आपने देखा होगा कि पहले मईशत की बात हुई है। इसका मतलब वो जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिक्योरिटी सिर्फ काइनेटिक सिक्योरिटी नहीं होती, सिर्फ फौजों के पे उसका इन्हिसार नहीं होता, बल्कि जो इंटरनल टर्मोइल है, जो आपकी मईशत है, ये चीज़ें उसमें आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सीक्वेंस वाइज भी ये दुरुस्त था, और जैसे एम्फेसिस दिया गया, फिर आपने देखा कि 2-3 पैरा जो है वो सिर्फ इकॉनमी पर है। पहला कि इकॉनमी की अहमियत, फिर दूसरा ये कि इसमें क्या क्या चीज़ें लेकर आएंगे, रोड मैप की बात हुई, बल्कि यहाँ तक कि ज़राअत की बात भी हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। बहुत कम ऐसा हमने देखा है कि ज़राअत पर इसका मतलब ये कि उन्होंने इसकी अहमियत को पहचाना और इसके मुताबिक बातचीत की। जो सिक्योरिटी वाला पैराग्राफ है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो ये कि साफ ज़र आज़म का अदा किया गया, वो तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो ये कहा गया कि ये जहां पर जिन स्पेसेस जो मुल्क इसको सहूलियात फराहम करेंगे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये जो है कि जो स्पेस प्रोवाइड करेंगे, जो सहूलियत कार बनेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन है जो कि ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता है कि ये इशारा किस तरफ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि केक का मज़ा तो उसके खाने में है, तो देखते हैं कि जो ये बनाया गया है रोड मैप इकॉनमी का, जिसके वो कैसे पहले भी दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए, किसी के भी दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए, अब देखते हैं कि ये दावे किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो मैं ये कॉशियसली कहूँगा कि ये दावे दावे ही रहेंगे। ना तो पीटीआई ने अपने दावे पूरे किए, ना किसी और हुकूमत ने पूरे किए, ना ये 7 महीने का सेटअप इसको पूरा कर सकता है, खासकर जबकि एक पार्टी की हुकूमत ना हो बल्कि 12 पार्टियों का चूचू का मुरब्बा हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि जी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में हो, जिस तरह ताहिर अशरफी ने कहा, कैसे होगी जब सियासी इंतशार पैदा किया जा रहा हो, सूबे तोड़े जा रहे हों, और इसके साथ साथ जो है वो जलसे जुलूस और ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा हो। सर, क्या ये बेहतर नहीं है कि इस मौके पे पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में वो पार्टी नहीं है, वो तो रोड पे खड़ी है, तो अब उस पार्लियामेंट पे हो तो पार्लियामेंटेरियन उनको वहाँ पर बातचीत की जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है सर कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इंतशार पैदा कर रही हो कोई पार्टी और मौशी बदहाली की तरफ मुल्क को मज़ीद ढकेल रही हो, हालांकि मौजूदा हुकूमत की भी भारी जिम्मेदारी है कि वो माशी इस्तेहकाम लाए, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल है, आप समझते हैं सर?
सुप्रीम कोर्ट के रोल से पहले सबसे बड़ा रोल तो देखे ना पॉलिटिकल पार्टीज ही का होना चाहिए, जैसे आपने किया और अशरफी साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप दोनों की गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि जैसे आप एक साइड को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं और दूसरी को बिल्कुल आप पाक साफ गर्दान रहे हैं। बात यह है कि अगर एक साइड का एक कोई मौकफ है तो दूसरी साइड का मौकफ उतना ही सख्त है, और वो जब महसूस करते हैं कि जहां पर पीटीआई के जितने के इम्कानात है वहां पे वो आपको पता क्या कर रहे हैं, वो पंजाब में हुकूमत उलटने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप नोट नहीं कर रहे, ये नोट कर रहे हैं कि वो सड़कों पर हैं। और ये मेरे भाई भी बैलेंस, आप तो एंकर पर्सन है, आपको जरा बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। ये दोनों बराबर के कसूरवार हैं और दोनों ही को सोचना चाहिए कि इस तरीके से मुल्क आगे नहीं चल सकता। और ये जो बात होती है ना कि ये तो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रजीम चेंज करके आए हैं, मुझे इस पे सख्त इख्तिलाफ है। ये कैसे हो गया कि आप नहीं जानते कि ये MQM और ये क्यू और ये बाप ये किन के इशारों पर चलते हैं? ये कैसे आपने मान लिया डॉक्टर साहब इतने तजर्बे के बाद कि ये लोग एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेकर आए हैं? नो सर, नॉट एट ऑल। दिस चेंज इज नॉट नेचुरल, दिस चेंज हैज बीन किसी तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया है। इसलिए पीटीआई का मौकफ दुरुस्त है कि ये लोग लाए गए हैं, ये आए नहीं हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ एक सवाल जरूर, क्योंकि आपने मेरी जात का हवाला भी दे दिया। ताहिर साहब आप जरूर दीजिएगा, ताहिर साहब आप जरूर दीजिएगा। मैं जरा जैन साहब को दो एक बातें जरूर कर लूं, क्योंकि मेरे नाम को भी उन्होंने किया है। देखिए, अगर 2000 अदम एतमाद की तहरीक जो आई है, अगर आप वो कहते हैं कि उस रिजिम में ये जो MQ में ये दूसरी जमातें हैं उन्होंने साथ दिया है और किसी के कहने पे दिया है, तो ये इल्ज़ाम तो 2018 में PTI की हुकूमत पे भी था। ठीक है सर, अब हम आगे इस पॉइंट को लेके आगे बढ़ते हैं कि आज पंजाब की हुकूमत जो तोड़ी जा रही है वो तो ये वो हुकूमत है PTI पीपल्स पार्टी की और आपके PMLN की, कि हमने जब PTI की हुकूमत थी तो हमने पार्लियामेंट में ये आवाज़ सुनी थी, बिलावल साहब की भी, आसिफ जरदारी साहब की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी, कि आपकी हुकूमत सिलेक्टेड है लेकिन मुल्क की बेहतरीन हालात के लिए हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। और ये आवाज़ कई दफ़ा चुनी गई, लेकिन इमरान खान ने किसी भी किस्म की सियासी मुफाहमत से इनकार किया और इनको चोर, डाकू और लुटेरा और पता नहीं क्या कुछ कहा जो आज तक साबित नहीं कर सके। जब ये अपोजिशन में गए तो हुकूमत ने फिर इनको दावत दी कि आइए पाकिस्तान के मुआशी मसले पे बैठकर हम और आप बात करें। इमरान खान साहब ने उसको भी रद्द किया और पार्लियामेंट से निकल आए, जो बहुत ही अहम इदारा होता है जहां ये मसले हल होते हैं। रोडों पे तो इमरान खान है, वो जलसे जुलूस वो कर रहे हैं, गालम गलोज वो कर रहे हैं, फौज पे हमले वो कर रहे हैं, आपके मुआशी मुश्किलात, इंतशार, दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। एक दो हुकूमतें हैं पंजाब की और KPK की जो उनकी अपनी हुकूमत है और 75% पे हुकूमत उनकी है, लेकिन तोड़ने की बात वो कर रहे हैं। फिर गिला आप हमसे करते हैं कि हम जो हैं वो एक तरफा बात कर रहे हैं। इमरान खान बहुत कोई साधु है या इमरान खान कोई बहुत नेक काम कर रहा है? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आप जब एक की बुराइयां गिनते हैं तो दूसरे की भी गिने। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। और चले ताहिर साहब को जवाब देना चाहते हैं। मैं पहले ताहिर साहब को जवाब ले लूं या पहले मैं ताहिर साहब की तरफ चलाता हूं। मैं मेहदी साहब की तरफ, मेहदी साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ताहिर साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी ताहिर साहब। डॉक्टर साहब, जनरल साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन या तो ये शवाहिद पेश कर दें कि MQM बाप पार्टी या किसी को जनरल बाजवा या उनके किसी इदारे ने जाके कहा हो कि आप इमरान खान को छोड़ दें। मैं जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं कि अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब को बताया गया था कि आपके MNAs अपने जो हैं, और उनमें से 8 से 10 मेरे साथ मैं क्लेम कर रहा हूं, आके जब मिलते थे तो वो रोते थे कि यार हमारे साथ रवैया देखें। हमें जो इमरान खान साहब को जो मार पड़ी है वो रवैये की मार पड़ी है। इमरान खान साहब को जो मार पड़ी है वो उनके अपने साथियों के इर्द गिर्द जो एक दो थे उनके रवैये की मार पड़ी है।
कोई एक शख्स साबित नहीं कर सकता। कहना तो आप जनरल बाजवा चूंकि जब वो उन पर से कोई कानूनी पाबंदियां या जो भी होगा वो हटेंगी, वो बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन सच जो है वो ये है कि जो इमरान खान साहब पे अदम एतमाद आया वो किसी का लाया हुआ नहीं था, वो रवैया था, रवैया। अगर रवैया दुरुस्त कर लिया जाता तो जो सिंध हाउस में बैठे हुए कई लोग थे वो वापस आने को तैयार थे, लेकिन वो औरतें रोती थी, जिनमें से मैं बता सकता हूं, नाम ले सकता हूं, कि हमें गालियां दे रहे हैं मां बहन की, और सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ उनके साथ हो रहा था। बहुत सारी दुनिया तो इसलिए खान साहब से टूटी उस रवैये की वजह से। और दूसरी बात है कि अब मौजूदा हालात के अंदर कौन सी चीज है कि जिसने रोका हुआ है कि आप एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। हम तो सबसे कह रहे हैं, हम खाली हुकूमत से नहीं कहते, लेकिन हुकूमत तो रोज कहती है। मियां शहबाज शरीफ तो रोज कह रहे हैं कि आओ मिसाके मईशत करें। आसन इकबाल साहब कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं, पाकिस्तान का सोचें। लेकिन क्या कुछ पिछले 8 माह में हुआ है? क्या उदम मचा है? ठीक है, ठीक है सर, मैं समझता हूँ। जरा मैं जरा एक मिनट सर, एक मिनट खुद, एक मिनट सर, एक मिनट। जनरल साहब खुद फौज से ताल्लुक रखते हैं। क्या 75 साल में किसी ने इस तरह फौज और फौज के इदारों और फौज की क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई है, या मुहिम साजी की है, या इल्जाम तराशी की है जो आज हो रहा है? तो सर ये शोहदा ना कहें कि पाक साहब गुनहगार हैं। शोहदा के खिलाफ जो किया गया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की, जो इमरान खान की पार्टी ने किया। ये तारीख है, दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। मेहदी साहब, मैं आपकी तरफ आया हूँ। जरा सा ये जो दहशतगर्दी की जो लहर आगे बढ़ गई है और बहुत तेजी से आई है, आप PMLN के नुमाइंदे भी हैं, फॉरेन अफेयर को भी देखते हैं, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से भी है, लेकिन क्योंकि फॉरेन अफेयर्स एक अलहदा शोबा है, तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि यार ये आवाज नहीं आ रही है। मेहदी साहब की आवाज नहीं आ रही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, नाज़रीन पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद मेहदी साहब, माफ़ी चाहता हूँ, आपको टेक्निकली कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम थी। मेरी आवाज़ आ रही है सर अब आपको? जी मुझे डॉक्टर साहब जी, मेरा सवाल था, उसका जवाब मैं चाहूँगा आप ज़रूर दीजिए। अब आपको अगर आप इजाजत दें तो बिस्मिल्लाह करके जवाब दूं? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिस्मिल्लाह कीजिए और स्टार्ट कीजिए। मैं चाह रहा था डॉक्टर साहब कि बात असल में ये है कि 2002 आपका जब $2 अरब जो है वो स्मगल हो रहा हो और आप उसे रोकना चाहें, और अफगान ट्रेड जो बेमकसद का एक मामला है और उसे भी आप रोके कि वो वापस आके पाकिस्तान में बिकनी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताइए कि वो कैसे खुश होंगे वहां के लोग? वो तो सब कुछ इसी पर बेस करते हैं, और इसीलिए इसको जब सूरत हाल को पैदा किया गया कि हमने, तो वो अदम इस्तेहकाम की फिर सूरत पैदा करते हैं। ये कोई इस हुकूमत की या किसी एक अफगान हुकूमत की बात नहीं है, ये जब से ये सिलसिला है उस वक्त से ही ये सब कुछ हो रहा है। और अगर आप ये देखें तो अब भी ये हुआ है कि जब आपने अफगान ट्रेड को रोकने की कोशिश की है, ट्रांजिट ट्रेड को, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा इस पे बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोरी की पिच पे लेकर गया है। पाकिस्तान ने कभी उनसे ये बात नहीं करी कि आपकी जरूरियात क्या है, क्या चीजें आपको दरकार है। वो बेहिसाब चीजें वहां पर मंगवा ली जाती हैं जो वहां बिक ही नहीं सकती, और वो सब कुछ पाकिस्तान में बिकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा कारोबार है, जिसको रोकने की जब कोशिश की जाती है तो कभी एथनिक हवाले से एक जमाने में चीजों को खराब किया जाता था और पाकिस्तान के लोगों को वहां पनाह दी जाती थी, फिर अब कुछ अरसे से ये एक मजहबी सिलसिला शुरू हो गया है। और ये दहशतगर्दी की जहां तक बात है तो शहबाज शरीफ साहब हैं मौजूद, उनसे पूछा जा सकता है कि जब वो जेल से छुटकर वापस आए और अभी वजीर आजम नहीं बने तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बात करी, तो मैंने उनको यही कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने वाली है
और मैंने उसकी रीजन यही बताई कि वहां पर ये तसव्वुर है कि वहां पर जब तक अदम इस्तेकाम नहीं होगा तो हमारे यहाँ इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता। और इसी तरह यहाँ पर भी 1970s के बाद से एक चीज की कोशिश की जाती है कि वहां हमारे फेवरेट्स की हुकूमत हो। अब इसमें एक जो नई सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज भी फरमाया है कि उन्होंने तालिबान और अमेरिका को बिठाया। तो अमेरिका का तो हम ये सवाल करते हैं कि अमेरिका से हमने क्या हासिल किया इस सारी लड़ाई के अंदर। क्या हमने जब तालिबान को बिठाया था तो उनके साथ भी कोई कंक्रीट मुज़ाकरात हुए थे, कोई बातचीत तय हुई थी कि वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे और बाद में क्या सूरत हाल होगी? और क्या ये जो तालिबान को यहाँ पाकिस्तानी टीटीपी को बसाने की बात हो रही थी तो ये कहाँ उन्होंने डिस्कस की थी, कहां पर इसकी इजाजत हुई थी? क्योंकि ऐसा होता है कि अपने लोगों को वापस लाया जाता है, लेकिन जबकि किसी मुआहदे पर पहुंच जाए। इसकी मिसाल बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है और अगर आप दुनिया के और मुल्कों में भी देखेंगे तो बहुत सारे मुल्क हैं, श्रीलंका है तक हिंदुस्तान है। तो ये अब आपने इतना ज्यादा इस सूरत हाल को खराब कर दिया है कि ये जो चीजें थी ये बढ़नी थी। फिर पिछले 6 महीने से हमें नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा किलिंग हो रही है पुलिस की, जो केपीके पुलिस है। हमारे वहां पर रोजाना लोग जो थे वो शहीद हो रहे थे, लेकिन आप जो थे वो स्पेस छोड़ते जा रहे थे। तो ये चीज हमने पिछली दफा भी देखी थी कि शुरुआत जरूर केपीके और ट्राइबल एरिया से हुई थी, लेकिन उसका जो मंतकी नतीजा था वो हमें पाकिस्तान के उन शहरों में मिला जो मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर तो सभी करते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से फिर अब इसमें एक नई सूरत हाल भी है। इसमें देखिए जो अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको निकालने की भी बात हो रही है। आपने देखा कि जब सिटकॉम के चेयरमैन पाकिस्तान आए तो उससे पहले चीनियों ने अफगानिस्तान में अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहा। अब वहां पे जो चीन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो जो कुछ वहां से करना चाहता है, अमेरिका उसमें क्या चाहता है, पाकिस्तान का उसके अंदर क्या रोल है, और ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है ये गंभीर है और इसका फिर एक इफेक्ट जो है वो आपकी मईशत के ऊपर भी नजर आ रहा है। ठीक है, मैं जरा जनरल खालिद लोधी साहब की तरफ ये सवाल लेकर आऊंगा कि सर सारी चीजें आपके सामने भी हैं, माशाल्लाह बहुत अहम पोस्टों पर भी रहे हैं और फिर मेहदी साहब ने भी चंद बातें और ताहिर साहब ने भी कही है। सर पाकिस्तान को क्या करना है, क्या करना चाहिए? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि मेहदी साहब ने बड़ा अच्छा इसको ओवरव्यू दिया है। जो मैं 1 2 3 आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को इस तरीके से अलाइन करना चाहिए कि इस खित्ते में जिन मुल्कों के इंटरेस्ट पाकिस्तान से मिलते हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन करें और जो लोग आपको जितने भी सब्ज़ बाग दिखाएं जिनके बेसिक इंटरेस्ट आपके साथ नहीं मिलते उनसे खबरदार रहे। होता यह है कि हमें चूंकि हमारी और कमजोरियां होती हैं, हमें बाज़ औक़ात डॉलरों की खुशबू के पीछे या किसी और वजह से ऐसी चीज में लालच दे दिया जाता है कि हम अपना जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है या मिड टर्म इंटरेस्ट है उसको सर पुष्ट पे डाल के उठा लेते हैं, वो जो बेट या जो केचुआ हमें पेश किया जाता है। पहली बात तो ये है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत का यहाँ पर बड़ा हलीफ जो है इस खित्ते में वो कौन है, और भारत हमारा दुश्मन है और पहले भी वो हमारे ऊपर हमले करता रहा है। मैं कोहट हमलों की बात कर रहा हूँ, मैं हाइब्रिड वॉर की बात कर रहा हूँ। तो वो जो दूसरा मुल्क है वो जब भारत में और पाकिस्तान के दरमियान फैसला करना हो तो वो जो फैसला करेगा वो हमें बिल्कुल क्लियर है। एक बात तो हमें ये करने की जरूरत है, ये बहुत दूसरी बात ये है कि जब अंदरूनी तौर पे आपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हो और आपकी मईशत की ये हालत हो तो खुद ब खुद जो सिक्योरिटी है वो इम्पैक्ट होती है, उस पर फर्क पड़ता है और स्पेस मिल जाती है आपके दुश्मनों को कि वो ये जो ना उस स्पेस को भरें और अपनी मनमानी करने लगे। ये भी हमारे साथ हो रहा है। तो हमें बैरूनी तौर पे फॉरेन पॉलिसी को सीधा करने की जरूरत है, अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। और फिर ये पहले ऐसा होता रहा है कि अफगानिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में मुख्तलिफ पॉलिसीज चलती रही हैं, अंडर करंट्स और रही हैं, ऊपर कुछ और है। भाई बात यह है कि जो लोग अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद होती है, उसको ओनरशिप लेनी चाहिए
और कभी भी किसी, ठीक है आप इनपुट लें, सबकी इनपुट लें, सारे इदारों की इनपुट लें, लेकिन आपको चूंकि इदराक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और इंटरनल पॉलिटिक्स का और अपने लोगों की उमंग का, आप पॉलिसी बनाइए। होता यह है कि जो ही फौज किसी चीज में हाथ डालती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो बाकी सब लोग हाथ झाड़कर बैठ जाते हैं। मैंने इसका अच्छी तरह से तजर्बा किया है कि उनको बार बार, अभी जब आपने फाटक एरिया क्लियर कर दिया और वहां से एक दफा मामला खत्म हुए, तो कौन सी पार्टी गई है उधर? पीपल्स पार्टी गई है या मुस्लिम लीग नून गई है? वहां जाके कोई अपने उन्होंने दफातर बनाए हैं, वहां जाके कोई अपने काम आगे किए, वही सड़कें फौज ने बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, फौज के कंधों पे सब कुछ डाल दिया। फौज सिर्फ काइनेटिक चीजें कर सकती है, उनमें ये अहलियत नहीं है कि वो नेगोशिएशन करें, जैसे कि आपने अफगानिस्तान की नेगोशिएशन में फौज को आगे कर दिया। उनमें ये अहलियत नहीं है कि लोगों की, जो अपने लोग हैं उनके जो मुतालबात हैं उनको समझने की कोशिश करें, अपने अपने काम करें। खुदारा फौज को उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वो है, और फौज की लीडरशिप को मैं कहूंगा कि अपने दिल और अपने ज़हन से ये शौक निकाल दें कि आपको अपने काम के अलावा भी कोई काम करने हैं। जी बहुत सही। मैं आता हूं जनाब ताहिर अशरफी साहब, आप क्या सोल्यूशन देंगे सर मौजूदा हालात का? देखिए बात यह है डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें बतौर पाकिस्तानी सारी सूरत हाल को अपनी, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था, तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल की मरकजी मजलिस शूरा आमला ने कहा कि सारे इख्तलाफात के बावजूद इस एक जुमले के हम तायीद कुरंदा हैं और इसके साथ हैं। वो क्या था कि हम अपने घर को ठीक करें और बाहर से जो मुदाखलत है उसे खत्म करें। अगर हमने ये काम करना है और हम चाहते हैं, जो हमारी इस वक्त मुआशी, इक्तिसादी और मुआशरती सूरत हाल है, हमारे कोई छोटे चैलेंजेस नहीं हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है उसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, वो जिस तरफ जा रही है किसी को समझ ही नहीं आ रही है। इन सारे हालात में दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान में बढ़ती है तो मसाइब और बढ़ जाएंगे। अभी आप देखें ना, ये मुझे नहीं पता लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, और लाजमी बात है वो वजीर दाखिला है, दुरुस्त कह रहे होंगे कि जी हमने केपीके की हुकूमत के नुमाइंदों को बुलाया इजलास में कि आए इस सूरत हाल पे बात करें, दहशतगर्दी पे, वो आते ही नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल है और हम ऐसी सूरत हाल में खड़े हो गए हैं कि एक जमात दूसरी जमात से बात करने को तैयार ना हो, एक सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से, दूसरी सूबाई हुकूमत सूबाई हुकूमत से, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इन हालात में एक मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है जिसमें तमाम चीजों को आप आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपनी अपनी जगह पर रेड लाइनें लगाएं कि आईने पाकिस्तान, ये फौज का किरदार, ये सियासतदानों का किरदार, ये पार्लिमान का किरदार, ये हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार, ये मजहबी लीडरशिप का किरदार है। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, उसके ऊपर कोई इस तरह का अमल ना हो जिससे लगे कि कोई इंतकाम है, उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। अफगानिस्तान हमारा भाई है, हमने दुनिया की बातें सुन रहे हैं, दुनिया से जख्म सह रहे हैं, हम अफगान भाइयों से भी बात करें, अफगान तालिबान से भी बात करें कि भाई हमें तो दुनिया आपके साथ मुंसलिक कर रही है, और अगर आपकी सरजमीन से कोई आगे हमें मारता है, हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाता है या पाकिस्तानियों का खून बहाता है, तो भाई आपको ख्याल करना चाहिए। जब हम अफगानिस्तान के अमन को पाकिस्तान का अमन समझते हैं तो पाकिस्तान के अमन को अफगानिस्तान का अमन समझा जाना चाहिए। उसके लिए जो मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा, थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए जनरल साहब से, कि चूंकि अफगानिस्तान का मसला आज का नहीं है, ये 40 साल से है, और 40 साल से इस मसले को हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारे मुल्क के सलामती के इदारे जो हैं, वो हुकूमत के साथ मिलकर इसको देख रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से तमाम सलामती के इदारों की, अफवाज पाकिस्तान की, रियासत के तमाम शोबों को मिलकर बैठना होगा, पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातों को सर जोड़ के बैठना होगा, फिर हम इन बहरानों से निकलेंगे। और अगर ये ख्याल कर लिया जाए कि इससे कोई एक जमात निकाल लेगी या एक हुकूमत निकाल लेगी, तो इस महाजराई की कैफियत में हम और दर्द में फंस सकते हैं। इसलिए इमरान खान साहब से भी यही गुजारिश है, बाकी जमातों से भी यही गुजारिश है कि आगे बढ़े, टेबल पे बैठे। एक छोटे सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। मोहम्मद मेहदी साहब, चैलेंजेस का तो तज़किरा आता है, खराबियों का भी तज़किरा आता है, लेकिन जिस तरह अभी हम बात करें सोल्यूशन के हवाले से, और डेफिनेटली आपके सामने भी हमारा यही सवाल होगा कि सर मौजूदा हालात में जहां मौशी दहशतगर्दी भी है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, इंतशार की सियासत भी है, दस्त व गरेबा भी हैं, इदारों की कमज़ोरी भी है, पॉलिसी आपकी जो थी वो भी आपके सामने है, दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, तो क्या हिकमत अमली सर इससे निपटने के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, इसकी तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब तक आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहेगा तो बाकी चीजें आप हासिल नहीं कर सकेंगे। और अदम इस्तेहकाम इसलिए रहेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अब ये समझते हैं कि इलेक्शन होंगे और वो 2/3 से जीत जाएंगे। मसलन वो तो इसका तस्वुर ही नहीं रख रहे, या कम से कम पेंट ऐसे कर रहे हैं कि वो हार भी सकते हैं। अब अगर इलेक्शन करा भी लिए जाएं, फर्ज करें आज या 10 महीने के बाद, और इमरान खान साहब उसमें हार जाएं और फेयर एंड फ्री अंदाज में हार जाएं, तो वो तो उसको नहीं मानेंगे। अब वो तो कल भी कह रहे हैं कि बाजवा साहब के जो लोग हैं वो बाजवा साहबी की पॉलिसियों को लेके चल रहे हैं। मसलन वो किसी जगह पर ठहर नहीं रहे हैं, मसलन वो एक से एक नई बात जो है वो रोजाना पैदा कर देते हैं। तो उस सारी सूरत हाल में आप ये जो बाकी सारे चीजों को देख रहे हैं, इसको हासिल करना बड़ा मुश्किल है। अब उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि जो मुकदमात जिसके खिलाफ भी बने हुए हैं वो मुकदमात ट्रायल्स की कोर्ट में जाने चाहिए, और वहां पर ये फैसला होना चाहिए कि ये जिस शख्स ने जो किया ये इसने सही किया, गलत किया, और उसकी फिर सजा होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपने इसी तरह इस चीजों को चलते रहने दिया और इसी धौंस धांधली के साथ ही चीजें आगे बढ़ती रहीं, तो फिर तो शायद कोई बेहतरी नहीं आएगी। जहां तक ये दहशतगर्दी और ये सारे मामलात है, इसके अंदर भी इन चीजों का बहुत हाथ है कि जब आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम होता है तो ये चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। हमने बहुत देखा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ताल्लुक है, कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर ये दहशतगर्दी जो थी ये तेजी के साथ खत्म हुई, और इसको खत्म करने के लिए तमाम कुव्वतें इकट्ठी हुई, क्योंकि एक विल के साथ ये कोशिश की गई। और ये विल जो थी ये कोई ऐसा नहीं था कि ये 2013 में पैदा कर दी गई। नवाज शरीफ ने 1997 वाली हुकूमत के अंदर भी, अगर आपको 11 अक्टूबर 1999 की उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि भाई हमारे मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम हो रहा है वो वहां से हो रहा है, और हमने वहां वफद भेजा है कि भाई ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये असल में जब तक ये विल नहीं होगी, ये चीजें नहीं होंगी, तो फाइनेंशियली ये तो होगा कि हो सकता है ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें आपको $3 अरब मिल जाए और आपके कुछ पैसे माली मामलात बेहतर हो जाए। 9 जनवरी को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें क्योंकि आपने बहरहाल एक कामयाबी हासिल करी है, कॉन्फ्रेंस करवाने में कामयाब हो गए, तो अब लाजमी बात है उसमें प्लेजेस भी होंगे, तो उसके अंदर कुछ पैसों का भी मामलात बेहतर होंगे। लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये इसका फायदा उसी सूरत में होगा कि जब अगर आप मुल्क के अंदर एक फेयर एंड फ्री अंदाज के अंदर चीजों को लेकर चलेंगे, और एक एहतसाब के अमल के बाद एक इलेक्शंस होंगे, और फिर उस इलेक्शंस का, क्योंकि अगर इलेक्शंस को माना ही ना गया तो फिर उस इलेक्शंस का क्या फायदा। लेकिन सर आपने एक बहुत अच्छी बहुत अहम बात कही है, मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा कि एहतसाब का अमल, और वो भी फेयर एहतसाब का अमल, कई तलवारें लटक रही हैं इमरान खान के ऊपर, लेकिन देखने को मिल रहा है कि ना तो इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला दे रहा है, ना अदालतें फैसला दे रही हैं, ना हुकूमत के पास जो केस है वो लेके चल रही है, इलेक्शन कमीशन के चंद फैसले मौजूद हैं। तो अगर एहतसाब का अमल जो सबके लिए हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई और जमात हो जरदारी, लेकिन एहतसाब का अमल तो हो ना। क्या वजूहत है तो इदारे तमाम तर केसेस मौजूद होने के ऊपर उसको हतमी शक्ल नहीं दे रहे हैं? 1 मिनट आपके पास है। अभी कुछ देर पहले हमारे मोहतरम जनरल साहब ने फरमाया कि जो है वो इमरान खान साहब को ही सारी बात नहीं करनी चाहिए बल्कि सबकी बात करनी चाहिए। तो भाई सबकी बात तो हो चुकी है, और वो रोज एक बात आप कह रहे हैं कि जो ये हुकूमत आई है इस हुकूमत को भी MQM और इन जमातों को किसी ने इकट्ठा करके इस हुकूमत को दे दिया। अच्छा, एक वो साहब हैं जो
आपके ही इदारे के सरबराह हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इसको इदारे को न्यूट्रल कर दिया और हमारा इसमें। अब प्रॉब्लम असल में इस वक्त शायद आम पाकिस्तानी में नहीं है, आम पाकिस्तानी को तो चीजों की समझ आ गई है। अब असल में ये जो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बचाया है और बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अभी रिसेंटली जो कैप्टन फहाद या इस तरह के यंग ऑफिसर्स जो हैं जो ये नागहानी अमवात का शिकार हो रहे हैं और जिस तरह शहीद हो रहे हैं, तो इनसे बढ़कर तो और कोई लोग नहीं हो सकते। तो असल में अब इन लोगों ने ये फैसला करना है कि भाई इमरान खान के खिलाफ केसेस चलने भी चाहिए या नहीं चलने चाहिए। असल में इनके अंदर अभी तक